मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं डॉक्टर रियाज अहमद अपने प्रोग्राम मीट द विनर्स के 15वीं सेशन में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप हजरात को पता है कि इस प्रोग्राम में मैं अपने इलाके से ही नहीं, दुनिया के चुनिंदा तालीमी हलक़े से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैं यहाँ बुलाया करता हूँ और अब तक का हमारा ये 15वां सेशन है। और आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही खुसूसी हैं। अब तक जो हमने जो मेहमान वगैरह को बुलाया था तो वो हजरात जो है इल्मी लिहाज से वो रिसर्चर स्कॉलर हुआ करते थे, कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो इल्म और इल्म के हवाले से और दर्स और तदरीस के हवाले से जो एक्टिविटीज होती है जिससे बराह रास्त जो है जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर आवाम तक उनकी सलाहियतें पहुंचे, ये मेरे इस पूरे प्रोग्राम के सबसे पहले शख्स हैं। और अल्लाह का फजल से इन अपनी सलाहियतों से ये जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन अमेरिका में ये मुकीम है। अमेरिका में मुकीम है। मेरी मुराद जो है डॉक्टर सिराज अजहर साहब से है, जो फिलहाल जो है मिशिगन स्टेट अमेरिका में मुकीम है और वहाँ वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हर्ली मेडिकल सेंटर में अपने डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक हैं। यूँ तो इन्होंने अपने इस अब तक की उम्र में बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसका अहाता करना और सारी बातों का तज़किरा करना मेरे ख्याल में कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं मुख्तसरन बहुत उनका तारुफ यहाँ पर करा करके जो मेन हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, आपको डायरेक्ट जो है उनसे रूबरू कराऊंगा और उनसे जो है इस्तेफादा करने की कोशिश करूंगा। तो मुख्तसरन अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब तालीमी एतबार से डॉक्टर साहब जो हैं एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी मिशिगन में है और वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हर्ली मेडिकल सेंटर मिशिगन स्टेट यूएसए में भी वो काम कर चुके हैं। ये इसके अलावा इनका जो अलग काम है, जो दूसरों के साथ ये खूबी नहीं पाई जाती है, कोई अपना एक पेशा का इख्तियार किया हुआ है तो अपने पेशे से लगा हुआ है, उसी में वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब का एक जो है अलग मिशन है, वो उस मिशन के तहत एजुकेशन में भी इन्होंने अपना कारनामा अंजाम दिया है। तो एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन के फील्ड के हवाले से जो इनका मेन मकसद है वो है रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में इनका रिसर्च भी है। ये सेमिनार भी इस पर करते रहते हैं, वेबिनार भी करते रहते हैं और वर्कशॉप भी करते हैं। असातिज़ा को भी इसके बारे में बताते हैं। असातिज़ा कराम भी स्टूडेंट्स को भी, मुख्तलिफ जो है क्लिनिकल से लेबोरेटरी से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लेक्चर दिया करते हैं। तो ये जो है एजुकेशन से इनको बहुत ही ज़्यादा लगाव है, जो आज के दौर में हमारी कौम के अंदर जो है एक, ये तो छोड़िए रिसर्च की बात तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ लोग साइंस पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगह हमारे डॉक्टर सिराज अजहर साहब जा करके वहाँ साइंटिफिक विजन जो है दे रहे हैं और लोगों को रिसर्च बेस्ड साइंस पढ़ने की न सिर्फ जो है वकालत कर रहे हैं बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आइए मैं और बहुत सारी बातें जो गुफ्तगू के दौरान आएंगी, जैसा कि मेरा फॉर्मेट है, मैं बेला ताखीर जो है डॉक्टर काजी सिराज अजहर साहब का इस्तकबाल करते हुए सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप मेरे इस प्रोग्राम में आए और वक्त निकाला। आप जैसे लोग, जैसा कि मुझे पता चला कल भी आप एक वेबिनार में थे और रोजाना कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम होता रहता है, आप अपने बेशकीमती वक्त जो है हमारे लिए निकाला। मैं इस तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं और इस्तकबाल करता हूं डॉक्टर सिराज काजी अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नवाजिए। हाँ डॉक्टर साहब, हम इस प्रोग्राम में सवाल और जवाब से, हमारा फॉर्मेट है सवाल और जवाब करते हैं
और उससे जो है पूरी आपके आपके मिशन और विजन सारी बातें इसमें आएंगी। तो मैंने जैसे कहा कि आपसे इस्तेफादा करने के लिए मैं ज्यादा बात ना करके डायरेक्ट में आता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करूंगा, सर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे सामीन को पहले बताएं कि ये जो है हम हमारे हमारे बैक होम के लोगों को ये जानकारियां बहुत अहम होती हैं। तो आप अपने सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, फिर उसके बाद जो है हम आगे आपके तालीमी सफर के बारे में बात करेंगे। तो सर ओवर टू यू सर। शुक्रिया बहुत बहुत। साइंस के बारे में बात करेंगे। तमाम सामाइन को सर आप अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश है आपकी कि आपने मुझे मदऊ किया और इसमें काफ़ी मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर हमारे काफ़ी प्रोफेसर्स हैं और एजुकेशन हैं, तो माशाल्लाह उन सबको मेरा सलाम। जैसे आपने पूछा है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं एक औसत फैमिली से हूँ और खाजी घराना है और मुस्तनद खाजी हैं, नाम के खाजी नहीं। यानी अभी भी मैं किसी का निकाह पढ़ा सकता हूँ और शादी कर लूँ और सनद के साथ। जी माशाल्लाह। तो मेरे वालिद मोहतरम खाजी अहमद साहब, वो भी जो है खाजी घराने से ही हैं गालिबन, आपको अंदाजा होगा। और वो भी जो है, मगर वो प्राइमरी स्कूल यानी तहतानिया मदरसा तहतानिया के मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस रहे और वहाँ से रिटायर हुए। मरहूम का इंतकाल यहीं हुआ अमेरिका में, वो मेरे साथ थे। मुझ पर जहाँ तक तालीम का, मेरी तालीम का जो असर है, वो मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं, यानी उन्होंने भी मुझे स्कूल में पढ़ाया है। तो इस तरह से ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। और मेरी वालदा जो है मुंशी फाजिल उर्दू से थी। माशाल्लाह। सर तो फिर आपने अपनी इब्तदाई तालीम हिंदुस्तान में किस जगह से, मसलन हाई स्कूल आपने कहाँ से किया, और फिर उसके बाद ये सफर आपको अमेरिका कब ले गई, कब आपने अपने आप को नौकरी के हवाले से अमेरिका मुंतकिल किया और अल्लाह ताला ने आपको यहाँ से उठा करके वहाँ ले गए? तो इसके हवाले से भी बात बताएं, हमारे जो है सामीन को भी तजस्सुस है इसके बारे में जानने की। जी जहाँ तक मेरे तालीमी सफ़र का ताल्लुक़ है, ये बड़ा दिलचस्प है जी। और इसमें उतार चढ़ाव भी हैं। और ये खुसूसन ये जो है तलबा के लिए और वालिदैन के लिए रहनुमाई इसमें मिलेगी आपको। यही हमारा मकसद है सर। जी, मैं समझ गया। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ गुलबर्गा कर्नाटक से है, कर्नाटक रियासत से है, और वहीं पर जो है मेरी बुनियादी तालीम यानी तहतानवी मदरसा तहतानिया अय्यरवाड़ी में मैंने गवर्नमेंट स्कूल से जो है सरकारी मदरसे से तालीम हासिल की, वहाँ से शुरू की। और मदरसे वस्तानिया यानी मिडिल स्कूल तक आने तक आई वाज इन बिग ट्रबल। बीच में मैं जो है अंग्रेजी में भी थोड़ा सा, बिल्कुल सर, बिल्कुल वो यहाँ रहने से माहौल कुछ ऐसा हो गया है, तो मुझे बाद दफा जो है अल्फाज को सोचना पड़ता है उर्दू में। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, बिल्कुल जुली। तो वहाँ उसकी वजह ये थी कि मैं चूंकि उर्दू मीडियम स्कूल में था और प्राइमरी जो एजुकेशन है वो तो आपको उर्दू में रहेगी। जी। और वहाँ सारे मज़ामीन उर्दू में होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं मिडिल स्कूल में आया तो वहाँ पर जो है अंग्रेजी मजमून ने मेरी खूब खिंचाई की। और जो है जो उस्ताद मोहतरम भी थे वो बड़े यानी रिवायती टाइप के उस्ताद थे, यानी तशद्दुद आमेज उनके साथ वक्त गुजरा है। तो वो उससे जो है हुआ ये कि साइंस में मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी
माशाल्लाह, और माशाल्लाह। और कहते हैं ना कि दो दो उस्ताद आप नहीं भूल सकते, जी। एक बेहतरीन उस्ताद और हाँ। एक बदतरीन उस्ताद। तो जी, बेहतरीन हमारे मकबूल अहमद साहब थे, जी। और वो मेरे साइंस से मेरी काफ़ी हुँ, उनकी वजह से दिलचस्पी पैदा हुई। हुँ। और रही बात, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, अल्लाह जी, मग़फ़िरत फ़रमाए मरहूम को, जी, जी। वो भी मेरे उस्ताद हैं, और हाँ, वो बहरहाल उन्होंने भी हाँ, अगर ज़द-ओ-कूब किया भी होगा, हाँ। तो मेरे भलाई के लिए किया होगा, मगर जी, वो जो है, इट्स नॉट ए साइंटिफिक वे टू जी, टीच जी। एनी लैंग्वेज। तो सर सर, अगर किसी को किसी को बीमारी ना हो, तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत कैसे पड़े? तो जी, तो जी, सर ऐसे लोग हैं, बोल के अच्छे लोगों की कदर है सर। वो भी हाँ। उन्होंने ताउन किया। सर आगे बढ़ें। जी, जी, तो वहाँ पर होने ये लगा कि मैं जो है वो अंग्रेज़ी जब पीरियड आ जाता था, जी। तो मैं गुन्ना देता था, वहाँ से भाग जाता था। जी, और होते-होते ऐसा हुआ कि स्कूल से जब आप बाहर आ जाते हैं, तो फिर स्कूल में जाना मुश्किल हाँ। हो जाता है। जी, जी, मुश्किल। तो और वो भी इस तरीके से, यानी एक एक लंबी दास्ताँ है, उसको मैं अब हाँ, कभी रकम करूँगा हाँ। जी, जी। अफ़साने में या जी, 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 जी। इसमें, यानी अपनी सवाने हयात में, हाँ। मुख्तसरन ये कि जो है बच्चे हँसी-खुशी स्कूल आएँ, जी, जी। बच्चे दिलचस्पी के साथ स्कूल आएँ। जी, जी। ऐसा माहौल स्कूल में होना चाहिए या जी, जी। मदरसे में होना चाहिए। जी, जी। तो हुआ ये कि वालिद मोहतरम ने कहा कि बेटे आप पढ़ते नहीं हैं, हुँ, आप खेल में ज़्यादा लगे हुए हैं, हुँ। और जो है स्कूल से गायब रहते हैं। हमको पता चला है कि आप जो है वो किले में मस्जिद में बैठे हुए थे, आप वहाँ हाँ, लंच कर रहे थे। हाँ। तो आप जो है मोटर मैकेनिक का काम शुरू कर दीजिए। तो मुझे एक दिन जो है चड्डी पहनाकर और बनीन पहनाकर कहा कि भई वो फलाँ साहब की गैराज है मोटर की, वहाँ जाकर आप काम शुरू कर दें। और हमारे घर में जो है सहन में एक जाम का झाड़ था, और मुझे एक एक ख़ास चीज़ थी कि मैं कभी पढ़ाई, यानी तालीम से मैं मुँह मोड़ना जी, जी। नहीं चाहता था। जी, जी। यानी मैं चाहता था कि मैं तालीम हासिल करूँगा, हुँ। और शुरू से ही मेरे ज़हन में था कि मैं सर्जन बनूँगा। ओह! माशाअल्लाह! जी। तो वो, मगर अंग्रेज़ी ने मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ था, और वो अंग्रेज़ी भी ऐसी अंग्रेज़ी, मतलब ये कि अगर फ़ोन पूछो तो एफ से नहीं आ रहा फ़ोन, और आखिर ई आ रहा है, और मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, हाँ, जी, और जी। हम, हाँ, मगर मैं उस अरे डिटेल्स वाह! में नहीं जा रहा जी, था। तो हुआ ये कि फिर मैं गया नहीं जी, वहाँ पर। तो जी। शाम में जाम के झाड़ से उतर कर नीचे आया, तो वालिदा ने पूछा कि भई आपके कपड़े वग़ैरह जो है, यानी उस पर कुछ मैला नहीं लगा हुआ है, आप गए थे? मैंने बोला नहीं। तो फिर क्या करना चाहते हैं? मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसी अथना में मेरे एक खालू साहब आए, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, जी। ह्यूमन स्कूल के हेडमास्टर थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और कुछ बातें की, और तो बोले कि ये बच्चा बड़ा होशियार है, मैं इसको लेके चले जाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 7वीं में फेल होते-होते रह गया था, वो ढकल के पास कर देते हैं ना वहाँ पर। तो ये लेकर चले गए मुझे, और इन्होंने अंग्रेज़ी मुझे सिखाई 8वीं जमात में। जी। साइंस से तो दिलचस्पी थी, साइंस के असातिज़ा मिले, और ऐसा स्कूल था, यानी अभी-अभी शुरू हुआ था, और जी, उनको जी। हेडमास्टरशिप दी गई थी उनको, जी, उस जी। स्कूल को बनाने के लिए। तो 8वीं जमात से शुरू हुआ, 8वीं, और मैं 9वीं तक आया, तो मुझे 8वीं में उन्होंने दाखिला ले लिया, और जी। तो मैं यहाँ से जब बिल्कुल मेरी काया पलट दी उन्होंने, जी, जी। कंप्लीट यू टर्न। तो जी, जी। वो जो मज़मून जिसमें अंग्रेज़ी में हम फेल होते थे, हाँ। उसमें इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल करने लगे। जी। न सिर्फ ये कि साइंस से उस वक़्त जो है आपको 9th और 10th में ऑप्शनल साइंस ले सकते थे, हायर मैथमेटिक्स ले सकते थे आप। जी, जी। तो मैंने हायर मैथमेटिक्स की। जी। अलजेब्रा मेरा फ़ेवरेट मज़मून था, जी। ज्योमेट्री मेरी फ़ेवरेट मज़मून थी। अच्छा, जी। आप पूछेंगे कि ये अंग्रेज़ी में कुछ इतना उबूर आ गया था कि उर्दू किताबों के साथ-साथ मैं अंग्रेज़ी में फ़िज़िक्स भी पढ़ता था, केमिस्ट्री भी पढ़ता था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा जो ट्रांज़िशन हुआ कॉलेज लेवल पर, हुँ, वो बहुत स्मूथ हुआ। हुँ। जी, जी। तो ये भी बात मैं बता देना चाहता हूँ आज इस इंटरव्यू में, जी। कि जो बच्चे जो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, हाँ। उनको चाहिए कि अंग्रेज़ी किताबों से भी मुस्तफ़ीद हों।
जी यानी मेरा मतलब है कि जो यानी सोशल स्टडीज है उसको भी उसमें पढ़ ले अंग्रेजी में, और तो इस तरीके से जो है दोनों जबानों पर उबूर आ जाएगा। जी सर, तो आपने बहुत तफसील बताई सर। अब ये बताएं कि सर आपको अमेरिका कब पहुंचे और फिर वहां से आप अपने आगे के जर्नी के बारे में बताएं। अमेरिका आप अच्छा कैसे पहुंचे? जी, यहाँ मैंने ये किया था कि उसके बाद जो है हाई स्कूल के बाद बीएससी कर ली मैंने, जी और बीएससी के बाद जो है मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग से बड़ा शौक था, जी तो मैंने कहा कि भाई बीएड को अप्लाई कर लेंगे। और माशाल्लाह। फिर भी एमएड एमबीबीएस के लिए भी मैं एप्लीकेशन दे चुका था, जी 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 क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएससी था, तो बीएससी की बेसिस पे अप्लाई कर रहा था, तो मुझे प्री मेड करने की जरूरत नहीं हुई। उस जी असना में मैं बीएड 1 साल था उस वक्त, जी तो जी वो जी बीएड कर गया, और जी फिर मैं एमबीबीएस में आ गया, और एमबीबीएस खत्म करने के बाद फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ रेजिडेंसी की, और मुझे सब्जेक्ट पैथोलॉजी बहुत पसंद था। जी पैथोलॉजी अमराज की तशखीस, जी डायग्नोस्टिक, जी तो मुझे इसलिए पसंद आया वो, क्योंकि उसके उस्ताद भी बड़े जो समझाते थे हमको, वो बहुत अच्छे थे। और जैसे मैंने कहा ना कि वो आप 2 उस्तादों को नहीं भूल सकते, जी जी जो जो बेहतरीन उस्ताद होते हैं। जी जी तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में पैथोलॉजी समझाई, तो हम सर्जरी को भूल गए, और फिर पैथोलॉजी की रेजिडेंसी शुरू की हम यहाँ आकर, और फिर और उसमें मेरे कई फेलोशिप्स हैं उसमें पैथोलॉजी में, जैसे साइटोलॉजी, जी जो खलियों पर जो है, जो जी फाइन एस्पिरेट्स वगैरह उस पर, उसमें फेलोशिप की, डर्मेटोपैथोलॉजी पे यानी स्किन में जी की फेलोशिप है, और जीवाएन पैथोलॉजी में मेरी फेलोशिप है, जो औरतों के मखसूस ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स वगैरह होते हैं उस पर, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी मैंने फेलोशिप। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारा जो है मेरा और एक अहम चीज जो अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि मैं फॉरेंसिक मेडिसिन से भी बहुत मुतासर हुआ। जी जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन। जी आईडी शो वगैरह, उसमें जो मेडिकल एग्जामिनर होता है जी जी फॉरेंसिक, तो मैंने 13 साल फॉरेंसिक मेडिसिन की प्रैक्टिस की है, और कोर्ट्स में, सर्किट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेरे एक्सपर्ट वहाँ विटनेसेस होते थे। और इस तरह से जो है मेरा एक केस भी है, आप अगर मेरा नाम गूगल करके जी बैड आप अगर डालें तो आपको आ जाएगा। एक पुलिस वाला खुद अपनी बीवी का कत्ल करके किस तरीके से बचने की कोशिश करता था, और मैंने उसको तरीके से बताया कि ट्रेस ये आउट जो किया। है खुदकशी नहीं है, बल्कि ये जो है इसका मर्डर हुआ है। जी जी तो जी बस आप, मैं सर, समझता हूँ ये कि गुस्ताखी माफ सर। सर आपने ये जो इतनी सारी डिग्रियां सर्टिफिकेट हासिल की, क्या ये आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट था, या आप नई नई चीज हासिल करना चाहते थे, दूसरों से आगे बढ़ना चाहते थे, क्या वजह रही सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जी यहाँ पर अमेरिका में मैंने ये बात महसूस की है, और ये बात अच्छी भी है कि जैसे मैं यहाँ आया, तो वो डिग्री जिसको मैं समझता था कि बेकार है, बीएड की, जी वो जो है इन लोगों को बहुत भाई पसंद आई ये लोगों को। जी उन्होंने कहा कि यू आर एजुकेशनिस्ट एज वेल एज ए डॉक्टर। तो वेरी गुड। और जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो वो बच्चे बोलते थे कि हाउ कुड यू मेक सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट इजी। वेरी गुड। तो जी मैं कहता था कि बिकॉज आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई कैन डू दैट। तो आई नो व्हाट एग्जैक्टली which way you understand. I know your brain, and I know neuroscience of learning and teaching. Yes. तो इसलिए मेरे टॉपिक्स जो है न्यूरोसाइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। और जो ये जितने भी मैंने किए हैं, ये अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने शौक से जो है ये तमाम फेलोशिप्स और जो भी जो है डिग्रियां मैंने हासिल की हैं। आमतौर से सर, जब आप किसी को नौकरी मिल जाती है, और माशाल्लाह आप तो अल्लाह ताला ने आपको अमेरिका ले गए, तो जो है आप नायग्रा हिल घूमते और जो दूसरी जगह सफर करते, और जो है इसके बजाय आप दरस तदरीस और इस सब रिसर्च करते रहे और नई नई डिग्रियां लेते रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि आपके अंदर सिर्फ इल्म हासिल करने की सलाहियत ही नहीं थी, आप ये चाहते थे
कि हम ये सारी चीजें दूसरों तक कैसे मुंतकिल करें। इस मुंतकली के लिए आपको जो भी जरूरत है उसको आप हासिल कर रहे थे। क्या ये मैं सही हूं अपने इस सवाल में? बिल्कुल। पहले तो मैं अपनी बेगम साहिबा का शुक्र गुजार हूँ जी कि उन्होंने मुझे यानी जरा सा ढील छोड़ी। जी यानी मैं मैं अपने राइट फ़राइज़ अंजाम देते हुए जी मैंने सीखा भी है। यहाँ तक कि मैं आपको जब मैं हिंदुस्तान आया, जब मैं रेज़िडेंसी करके जो है हिंदुस्तान आया, तो वहाँ पर बेंगलुरु पहुँचा। जी बेंगलुरु में एक बैतुल माल का जलसा था। जी मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या चीज़ थी जो मुझे मोटिवेट की। जी जी अ, हाँ, तो वहाँ पर कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर एसएम यहिया साहब हुआ करते थे, मरहूम जी एसएम यहिया साहब। जी जी तो उनको उस बैतुल माल जलसे में बुलाकर बच्चों को यानी तुलबा को किताबें, यूनिफ़ॉर्म वगैरह बाँटा जा रहा था। जी और उनको आने में कुछ देर हुई थी, तो मैं वहीं करीब में हमारा बेगम का जो है, जो आबाई मकान था, जी उसमें ऊपर की मंजिल से देख रहा था। तो लोग आए, "अरे! देखिए डॉक्टर साहब आप कब कब आए अमेरिका से?" तो मैं फिर नीचे उतर आया, तो बोलिए, "चलिए आप ज़रा यहिया साहब हमारे मिनिस्टर साहब आने तक जो है आप कुछ बोलिए, अच्छा बच्चों से मुखातिब करिए।" जी जी और मैं खिताब शुरू किया, तो इस दौरान में जो है, वो यहिया साहब आकर पीछे बैठ गए। जी और मेरी थोड़ी-सी तकरीर वो सुन लिए। जी तो जब उनकी सर थोड़ा लैगिंग हो रहा है। तकरीर हुई, तो उन्होंने कहा वो जो है 4th ग्रेड में 40% है। उन्होंने जी कहा अपने दौरान तकरीर जी कि 40% है जो तर्क तालीम करते हैं बच्चे, ओह मुसलमान बच्चे। माशाल्लाह जी तो मुझे बड़ा एक सदमे की तरह एक शॉक, दिस वाज़ अ बिग शॉक टू मी। तो फिर उसके बाद जो है, हालाँकि मैं भी उस दौर से गुज़र चुका था, लेकिन मुझे इसका जो है अंदाजा डेटा नहीं मुझे अवेलेबल नहीं था। हम्म जी, अंदाज़ा नहीं था। हम्म तो ये हमारे तालीमी फुक़दान पर जो है मैं वहाँ अच्छा, जब मेरी तकरीर उनकी तकरीर ख़त्म हुई, तो जाते-जाते उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, जी "डॉक्टर साहब, जब आप तकरीर कर रहे थे, तो मुझे आपकी उर्दू इतनी अच्छी लगी। हाँ आप बेहतरीन उर्दू बोलते हैं। हाँ और आप जिस तरीके से अरबी अल्फाज का मैं उस वक़्त जो है कुरान की आयतें तालीम के ताल्लुक से और हम्म चंद अहादीस भी बोलकर, हम्म तो उन्होंने कहा कि भई आप जिस तरीके से अरबी अल्फाज का तज्ज़िया कर रहे थे, ऐसा लगता है आप अरबी क़वायद जानते हैं। हम्म तो ये तो आप में माशाअल्लाह, और आपकी अंग्रेज़ी तो तुम अमेरिका से हैं तो ज़ाहिर है ठीक ही है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप एक खुद मिसाल बनकर लोगों के सामने पेश हो जी और उनको जो है अपनी ज़ुबान, हम्म अपनी तालीम, हम्म जो जो मुसलमानों को तालीम हासिल करने का जो जो हम्म फ़रीज़ा है, उसको जो है उसकी याद दिलाएँ उनको उनको। तो मैं सोचा कि कहाँ से शुरू करूँ? तो मैं जो है जामिया मस्जिद बेंगलुरु से मैंने खुतबा दिया ओह माशाल्लाह तालीम जी पर। जी जी तो वहाँ से मेरी ये मुहिम शुरू हुई। अब सर अब आप जैसा कि आपने अभी कहा कि उन्होंने आपको अपने आप को आपसे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कहा। आप जी, अपना जो प्रोडक्ट जो है आपके अंदर सलाहियत है उस प्रोडक्ट को सेल कीजिए। उसको लोग जो है सेल्फ क्या कहते हैं कि क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ प्रोजेक्शन अगर समझने लगे तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। आपके अंदर जो है अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हर आदमी को चाहिए कि वो जो है उसमें दूसरे को बाँटे। जो भी अल्लाह ताला ने जिसके अंदर इज़ाफ़ी दिया है, उस पर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से का, उस इल्म का, उस नेमत का ज़कात अदा करे। तो आपने भी वही अदा किया। आपको अल्लाह ताला ने जो ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ आपको दी थी नेमत के हवाले से, तो आपको यहिया साहब ने उसका ज़कात निकालने के लिए आमादा किया और आप जो है उसके लिए खड़े हो गए। तो इसमें सेल्फ प्रोजेक्शन की तो कोई बात नहीं है माशाअल्लाह। और यहीं से आपका सफ़र जो है शुरू हुआ लोगों को तालीमी मैदान में जोड़ने के लिए। अ, यहीं से आपका सफ़र हुआ। अब मैं डायरेक्ट जो है उसी मौज़ू पर आता हूँ कि सर आपने वो साइंस के हवाले से
जो बच्चों में साहिबजादा कराम में इतने सारे जो लेक्चर दिए हैं, और आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के हवाले से, कि साइंस को लेबोरेटरी बेस्ड बनाया जाए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड बनाया जाए, रिसर्च बेस्ड बनाया जाए, तब ये आपका खुसूसी मैदान है। तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी ये बातें जो हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर हजरात भी यहाँ पर हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, भी हैं, और तो मेरे ख्याल में ये सही मौका है, सही वक्त है कि आप जैसे लोगों की जो सलाहियतें हैं वो दूसरों तक पहुंचे। तो उस हवाले से आप जो आप अपने तजुर्बात और जो आप लोगों को बताना चाहते हैं शेयर करें। जी जरूर। अब इस मीटिंग में माशाल्लाह जो है प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब जैसी शख्सियतें मौजूद हैं। मैं तो बस एक साइंस का अदना तालिब इल्म हूँ, और इसकी वजह भी आपको मैं बता देता हूँ। मैं जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था पैथोलॉजी की स्कनेक्टडी आल्बनी में, तो वहाँ पर मैं बैठे बैठे मैं वो जो हिस्टोरिकल मेडिकल बुक्स हैं उस पर मुझे नजर पड़ी, और मैं उसमें से एक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की किताब निकाल के ले आया। और ये बात है कोई 83 या 84 की बात है जी। तो लेकर आया, और उसमें मैंने देखा कि चंद नाम थे। अच्छा, उसमें एक चैप्टर था अरेबिक साइंस और इस्लामिक साइंस के नाम से था, और उसमें जब मैं नाम पढ़ रहा था तो वो नाम जो है वो कुछ मुसलमान नाम नहीं लग रहे थे। अच्छा, जैसे इब्न सीना को उसमें कहा गया था कि एविसेना। एविसेना, जी जी। हाँ, और राजी को कहा गया था रेजिस। जी जी। और जाबिर बिन हयान को गेबर कहा जी जी जा रहा था। तो ये फिर मैं उसमें दिलचस्पी पैदा हुई। जी। मैंने जब उनको पढ़ा तो मुझे बड़ा ज़ौक़ हुआ कि भाई हमारा इतना शानदार माजी है, हम उसके माजी की बाजियाबी क्यों नहीं करते। जी जी। तो वो जो है एक मेरे अंदर एक मुहर्रिका पैदा किया। जी जी। और फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी बच्ची जो एलिमेंट्री स्कूल में सीमा आफरीन जो है चौथी जमात में थी, तो उनको जो है साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिए गए। तो वो मैंने देखा साइंस फेयर प्रोजेक्ट, और ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ। हम लोग यहाँ साइंसी नुमाइश करते थे इंडिया में, मगर ये बच्ची को कहा जा रहा है कि तहकीक करो आप जी चौथी जमात में जी, और पूरा साइंटिफिक मेथड समझाया गया है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, कॉलेज में था, तो हम तहकीक बिल्कुल नहीं करते इंडिया में। मेडिकल कॉलेजेस हो या इंजीनियरिंग हो, रिसर्च को हम बिल्कुल ही अहमियत नहीं देते। जी जी। उसके लिए तो बस आप पीएचडी है, उसके लिए भी आपको गाइड मुहैया किया जाता है। जी जी। अब वो गाइड भी ऐसा रहता, बेचारा मिसगाइडेड रहता। तो नहीं, मजाहिया कर रहा हूँ, बहुत सारे सही सही। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है, और ये बच्ची, और वो भी चौथी, जब मैं उसकी साइंस की किताब खोला तो पहला लेसन था जी कि हाउ साइंटिस्ट वर्क। माशाल्लाह जी। साइंसदान कैसे काम करते हैं। जी जी। और फिर मैंने 5वीं जमात की किताब खोली तो उसमें भी पहला व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तरीका साइंस क्या है। फिर उसके बाद मैं कॉलेज के भी किताबें, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हर कोई किताब ले रहा हूं तो उसमें वही कहा जा रहा है, रिसर्च की अहमियत दी जा रही है, साइंटिफिक रिसर्च की। तो ये साइंसी तहकीक को जो हम हिंदुस्तान में अहमियत नहीं देते, यहाँ के लोग क्यों इतनी अहमियत देते हैं। तो फिर मैंने जो है यहाँ का रीजनल साइंस फेयर में एक बोर्ड मेंबर की जगह खाली हुई जी जी जी, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। अच्छा। तो उनको एक डॉक्टर की जरूरत थी और वो बड़े खुश हुए क्योंकि उसमें ज्यादातर इंजीनियर्स थे। अच्छा। तो उन्होंने दिस विल बी वेरी गुड, यू विल बी ए मेडिकल लियाजन फॉर अस, सो दिस विल बी नाइस। तो मुझे उन्होंने को डायरेक्टर बनाया। अब तो मैं तो उसका यानी चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक रिव्यू कमेटी हूँ। तो जो भी जो रिसर्च होता है वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको अप्रूव करता हूँ। तो ये साइंस फेयर हर साल
एनुअली होता है। तो मैंने कहा कि अब समझ में आ रहा है कि ये मुल्क किस लिए तरक्की याफ्ता है। जी तो मैं फिर उस पर, और फिर बैकग्राउंड में वो हमारा माजी, सुनहरी जी साइंसी माजी, वो और ये मैंने जब मिलाकर ये किया तो मैं जो है इसकी इब्तदा बीजापुर से किया। अच्छा, तो आप और ये कह रहे हैं कि सर वहां आपने जो देखा कि वहां अमेरिका में लोग बाजाब्ता साइंस फेयर बहुत जमाने से कर रहे हैं, तो आपको महसूस हुआ कि यही चीज हमारी कमी है, तो हमें इंडिया में भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तो आपने बीजापुर से इसकी शुरुआत की। यही जी सही तो सर? चलिए आगे बढ़े। जी, जी उसकी बीजापुर से आप पूछेंगे कि क्यों क्यों नहीं भाई आप दिल्ली से शुरू किए, जी बेंगलुरु से क्यों, आप तो बेंगलुरु के वहां से थे। तो मैं उसकी वजह ये रही कि डॉक्टर मुमताज खान जो अच्छा अलमीन तहरीक के बानी हैं, जी वहाँ उनका अलमीन हॉस्पिटल है जी बेंगलुरु में। जी तो मैं वहां पर स्टीरियोटैक्टिक ब्रेस्ट बायोप्सी जो है, जो उस वक्त शुरू हुई थी, उस पर मैंने तहकीक की थी, अच्छा रिसर्च किया था। हम्म तो मेरे उस पर पेपर्स थे, तो मैं वो प्रेजेंट करने उस हॉस्पिटल में गया हुआ था। तो मुमताज खान साहब को पता चला कि डॉक्टर अमेरिका से आए हुए हैं, और ये तो फिर उन्होंने एक डॉक्टर सर्जन साहब को कहा कि वो उनको मेरे पास ले आए। तो हाँ मैं उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने मुझे किताब दी, अलमीन एक तहरीक, हाँ वो अभी भी मेरे पास है। हाँ तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हम्म, आपके लिए अलमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर में मौजूद है, जाइए वहां पर जो है, मैं चाहूंगा कि आप वहाँ हमारे उस मेडिकल कॉलेज में कुछ अपने तकारीर और जो भी है सेमिनार्स वगैरह करें, वर्कशॉप्स करें। हाँ, तो फिर मैं 13 साल तक वहां जाते रहा और माशाल्लाह मेडिकल, हाँ। तो उस दौरान में वहाँ के जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर अब हाल ही में रिटायर हुए, हामिद हनफी साहब, जी जो बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे मैंने जिक्र किया इस साइंस फेयर के ताल्लुक से, जी और मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में भी हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च हर डिपार्टमेंट में। जी जी तो उसको जो है मैंने प्रमोट किया, और वहां से ये तहरीक शुरू हुई, और इस तहरीक का नतीजा ये निकला कि जो भी असातिज़ा हमारे साइंस फेयर से जुड़े, हाँ वो भी पीएचडी करने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी आप जी यानी उसका उसका इफेक्ट देखिए उसका। तो यहाँ तक कि एक अनाटॉमी के जो है हमारे पास मेरे लेक्चरर खाजी, वो भी मेरे हम नाम है, हाँ खाजी लतीफ साहब, वो भी जो है मुझसे जुड़ गए, और जी उन्होंने भी पीएचडी की जी जी अनाटॉमी में। तो इस तरीके से जो है इसको हम और वहाँ के जो कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के हाँ जो हमारे पुनेकर साहब थे, जिया हाँ, पुनेकर, हम्म, तो वो भी उन्होंने भी अब पीएचडी की ये माशाल्लाह इंजीनियरिंग में, जी सिविल जी इंजीनियरिंग में। जी और इस तरीके से ये काम की तौसी होती रही। जी हैदराबाद में आए, अब तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी है वहां पर हमारी, जी और जम्मू कश्मीर में जो है हमारी जो है वहाँ की जो सदर है जी अनवार साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, हाँ उन्होंने वहाँ पर भी साइंस फेयर एकेडमी हमारी शुरू हो गई है। हाँ और महाराष्ट्र में जो है अब रिसेंटली जो है हम ये कर चुके हैं। अब कर्नाटक में मैं जब हाल ही मेरा दौरा हुआ जो कुछ गुज़िश्ता 2 महीने पहले, तो वहाँ पर भी जो है हमारी साइंस फेयर एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम नेशनल साइंस फेयर मनाते हैं हर साल। अब ये कोई 15 साल से मना रहे हैं, और माशाल्लाह इसके रूप में ये भी जो है हमारे डॉक्टर नाजिर साहब का करम है, और उम्मियत ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन हम्म इंस्टीट्यूशन इन तमिलनाडु, तो हम्म, वो लोगों का काफी साथ रहा, और वो आज भी स्पॉन्सर करते हैं। आप उम्मियत की जो है वेबसाइट पर जाइए, तो आपको साइंस फेयर का एक हम्म, अलग सा आपको जी 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 आइकॉन मैं मिलेगा। मैं गया मैं आपके इसके बाद मैं सारी जगह गया हूँ सब अच्छा, जी तो बहरहाल जो है ये सफर जो है मैं तय कर रहा हूँ। शुरू शुरू में बहुत काफी मुश्किलात पेश आई मुझे। जी जी लोग जो है साइंस फेयर में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तहकीक है, जी तहकीक एक दिन में नहीं कर सकते आप। जी 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 ओवरनाइट मॉडल बना सकते हैं, मगर साइंस फेयर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, हाँ वो इट टेक्स मंथ्स, डेज एंड ईयर्स। जी तो दे डोंट वांट टू डू इट, एंड मोर ओवर द टीचर्स वर नॉट ट्रेन्ड। तो करेक्ट असातिज़ा को कहने का कोई असर नहीं हुआ। तो जी मुझे जो है इंतजामिया
की तरफ जाना पड़ा। हाँ, तो वो लोगों ने उसको खुसूसन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह उसको प्रमोट किया जाए। करेक्ट करेक्ट, जी जी उनके स्कूल्स को, तो उन्होंने उसको दे क्विकली ग्रैब्ड इट। जी और उन्होंने, तो हमको भी अपने पैर जमाने थे, तो हमने उनका सहारा लेते हुए, अब जब हम गवर्नमेंट टीचर्स यानी गवर्नमेंट स्कूल, जब उर्दू के स्कूल, अब हाल में हम उर्दू के स्कूल जाना शुरू किए, तो उस तवज्जो नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको तनख्वाह तो कैसे भी मिल जाती है, आप ये क्यों मुसीबत मोल लें। जी जी तो जी उस तरफ उनका कोई, हाँ, जब हम बच्चों को प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे बहुत जज्बा दिखाते हैं, उसमें जी बहुत शौक दिखाते हैं, दे आर वेरी इंटरैक्टिव। आपको हाथ उठाकर सवाल कर देंगे, जो आपसे पूछेंगे मुख्तलिफ, तो ये जो है, और टीचर अलग से बैठे हुए रहेंगे, तो वो जो है मसला था हमें। तो अंग्रेजी स्कूल्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम कन्नड़ा मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, या दूसरे जो मादरी जबान के मीडियम से, इस ताल्लुक से भी मेरा काम, अब मैंने, पहले मेरा जो काम था, जो मेरी तहरीक थी, वो 3 डायरेक्शनल थी, जो 3 डिमेंशनल। तो उसमें एक तो था, मैं मेडिकल फील्ड में मैं जो है चाहता के वहाँ के प्रोफेसर्स, क्लिनिशियंस वगैरह जो भी हैं, उनको ट्रेन करूं। पैथोलॉजिस्ट इज ए डॉक्टर्स डॉक्टर, तो वो तो वो हर, यानी आपको लैब की हर एक को जरूरत होती है। आप जब तक कि मैं तशखीस करके कहूंगा नहीं, आप इलाज नहीं कर सकते। तो मैं जो है हर मेडिकल की हर फील्ड में इन्वॉल्व हो गया था, उसमें रिसर्च को प्रमोट कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना स्कूल लेवल पर लाया जाए, जैसे कि इस पर, तो ये मेरा अनदर डायरेक्शन था। फिर जो है तो और मियार तालीम पर जो है मुझे काफी मुश्किलात पेश आ रही थी मेरे, क्योंकि मियार तालीम, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत पुराना और फरसुदा सिस्टम हो गया है इंडिया का। और मैं जो बीएड किया था, उस वक्त जो बीएड का सिलेबस था या करिकुलम था, वो आज भी वही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन पॉलिसी ले आए हैं, वो अभी तक जॉन डुई के फॉर्मूले अभी तक चल रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसी ही है, फार्मूला टाइप ऑफ एजुकेशन है हमारे पास। तो उसको चेंज करना था, तो मैंने क्या किया कि भाई, अब ये टीचर्स को बोलने से और मुंतजिमीन स्कूल से कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं अप्रोच किया महकमे तालीम पर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन कर्नाटका वगैरह, हर तरफ जो है मैं, चेन्नई। तो जब उनसे कहा, तो फिर वो, मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये जो है साइंस एग्जीबिशन को बंद कर दीजिए। अच्छा। तो हाँ, इसके बजाय साइंस फेयर को लाइए, और आपके करिकुलम में जो है साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस कीजिए। ये तमाम चीजें मैं करता रहा। तो चूंकि वो अब पुराने खिलाड़ी हैं, तो उनको यानी वो तना जब सख्त हो जाता है तो बेंड नहीं होता। तो ये मामला जो है, और सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन आर ऑल IAS ऑफिसर्स, और मैंने जब उनको प्रेजेंटेशन दिया, तो योर प्रेजेंटेशन, उन्होंने तारीफ बहुत की कि योर प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट, बट यू नो डॉक्टर, आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट। ये कौन हमारा ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, और नीदर आई हैव अ डिग्री इन एजुकेशन। ये है हमारा मसला। अरे भाई, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद अनएजुकेटेड है, उसको एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ पता नहीं है। तो बहुत मसाइल। अब यानी अब खैर, आप और सवाल कीजिए। मैं सर, वो आपने तस्करा किया कि उर्दू मीडियम से आपको खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्कूलों ने आपको आपके इस सलाहियत को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उन्होंने ग्रैब किया, जिसमें दोनों का विन विन सिचुएशन। आप भी चाहते थे कि आप भी जुड़े, और उनको भी लगा कि आपके जरिए वो प्रोजेक्शन अपना करेंगे। तो कुछ नाम उन स्कूलों का आप बताएंगे, ताकि जो है हमारे आवाम को पता चले कि वो कौन से स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं, और वो इस तरह के जज्बे रखते हैं, और अपने बच्चों को ऑब्जर्वेशनल स्टडी, क्या कहते हैं उसको, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टडी की तरफ लाना चाहते हैं। तो क्वाइट फ्यू का आप जो है कम से कम नाम लें। जी, तो हुआ ये कि मेरा उर्दू की तरफ क्यों, यानी मादरी जबान की तरफ ख्याल क्यों हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पर, मैं जब यहाँ अमेरिका आया, तो मेडिकल हम फील्ड में, तो हम वी ऑलवेज कीप अप आवर
जो जो उसकी जो एक्सपर्टीज है उसको हाँ। कीप अप करते हैं, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन और करना पड़ता है सर्टिफिकेट जी। वगैरह करते रहते हैं हम लोग। हाँ, मगर जो है तो मुझे मेडिसिन के अलावा एजुकेशन में जब दिलचस्पी पैदा हुई तो क्योंकि मेरे बैकग्राउंड भी था बीएड का, हाँ, तो मैं उसमें जो है काफी दिलचस्पी लिया। तो मेरे पास जितने मैगजीन एजुकेशन पर आते हैं शायद ही मेडिकल के मैगजीन उतने आते हैं। जी, जी, जी। तो मैं उसमें काफी और यानी उसको और करिकुलम किस तरीके से डेवलप करना, निसाब कैसे बनाना, वो सारी सलाहियतों में मैं आगे आगे रहा और लोग और स्कूल्स यहाँ के अमेरिका के स्कूल्स मुझसे इस्तेफादा भी किए और कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहता था कि इसी तरह की कोई चीज वहां पर हो। तो मुझे ये लगा कि ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स कोशिश करते हैं, हाँ, मगर जो है बेचारे ये बच्चे जो है फिर भी जो है इब्न सीना नहीं बन पाते। जी, जी। वो या नहीं तो आप न्यूटन ही बन रहा है कोई, हाँ, या नहीं जो है सर सीवी रामन ही कोई बन रहा है। जी, जी। आप देखिए जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमको जब आजादी मिली, हुँ, उसके बाद कोई साइंस में नोबेल याफ्ता नहीं रहा जी, जी। हमारे पास। एटलीस्ट पाकिस्तान में अब्दुल सलाम साहब थे हुँ, वो, मगर यहाँ पर कोई कोई नोबेल प्राइज हासिल नहीं कर सका। हाँ, तो उसकी वजह यही है यहाँ, हाँ अलबत्ता यहाँ से अमेरिका मुंतकिल होकर वहां उन्होंने सिटीजनशिप ली और वहां वो काम किया तो वहां उन्हें नोबेल प्राइज मिला। जी, जी, तो जी। क्या वजह है? तो मैं जो है ये काफी सोचता रहा और हाल हाल में मैंने अपनी जो तवज्जो है वो मदर टंग स्कूल्स की तरफ इसलिए की कि देयर आर लॉट ऑफ बिग स्टडीज। हुँ, हुँ। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ यूनेस्को की जो बड़ी स्टडी है जो 2008 में आई, जी, तो जी। उसमें कहा गया है कि जो है the one of the reason why those British colonies, हाँ, the country who were British colonies हुँ, are not progressing, हुँ, वो तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है? तो हुँ, उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि वो अपने बच्चों को जो है फॉरेन लैंग्वेज स्कूल्स में भेजते हैं, हाँ, हाँ। इंग्लिश मीडियम में भेजते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो इस तालीम का मकसद ये नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं। हुँ, तालीम का मकसद ये है कि आप जो जो मजमून पढ़ रहे हैं उसको समझें। हुँ, रटने रटाने से नहीं होता। अब जो हुँ, जो बच्चे करते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जब उनको समझ में नहीं आता तो रट लेते हैं, हाँ, सवाल जवाब रट लेते हैं, फार्मूले याद कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, आई मीन दिस इज फार्मूला टाइप ऑफ एजुकेशन वी आर प्रमोटिंग। तो मैं क्या किया, एक मरतबा बेंगलुरु के एक रेजिडेंशियल इंग्लिश स्कूल में गया जी। क्या नाम और उसका? वो क्या नाम सर उसका? मैं आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, ओके, चले, कोई बात नहीं, ठीक बस है। आप इतना ही था। तो जी। वहां पर जो है मैं गया तो बच्चे, अब ये जो जैसा मैं आज पहन के बैठा हूँ, हाँ, जैकेट पैकेट डाल के मोनोग्राम है उनका हाँ, वो सारा और तो मैं वहां पर साइंस फेयर के ताल्लुक से कहने गया था हुँ, कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। मगर मैं ये देख रहा था कि बच्चे जो है इंटरैक्टिव नहीं है। यू नो, अच्छा, आई एम द स्पीकर हुँ, एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, दे आर नॉट रेजिंग हैंड। अगर बहुत कुछ हुआ तो कोई मुंडी हिला दे रहा है, सर हाँ, हिला दे रहा है, नॉट तो पार्टिसिपेटिंग, या हिला दे रहा है, यू नो, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग। तो हुँ, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि वो एक मुस्लिम इदारा था, तो हाँ, मैंने उर्दू में शुरू की बात। अच्छा, यकीन जानिए जितना रिस्पांस मुझे वहां मिला, हाँ, अनबिलीवेबल। जी, और वो बच्चे बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ सवालात कर रहे थे। जी, हम मेरे ज़हन में ऐसा करना है ये प्रोजेक्ट, आप बताइए कैसा करना? ओह माशाअल्लाह! जी, अब वो दे आर गिविंग मी सजेशन, जी, तो आई वाज सो हैप्पी। तो जब मुझे ख्याल आया कि और फिर और दूसरी स्टडी जो हुई वो हांगकांग में हुई, बड़ी स्टडी। हुँ, उसमें जो है हांगकांग चूंकि वो ब्रिटिश का कॉलोनी थी, कॉलोनी था, जी, तो हाँ, तो वहां पर जो है चाइनीज है जी, लैंग्वेज और जी, इंग्लिश लैंग्वेज भी है। और इंडिया की तरह अंग्रेजी जबान के जो स्कूल्स है वो ज्यादा है। जी, तो जी, अब शायद उलट हो रहा है उसका। तो वहां पर देखा गया कि जो बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल में है हुँ, और चाइनीज स्कूल्स में है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हुँ, हुँ, तो उसकी बात आपका स्टडी है, उसका रिसर्च पेपर्स है, जी, यू जी, कैन जी, गूगल वो गेट इट। तो ब्रिटिश आपको करिकुलम फॉलो करते हैं वो।
ब्रिटिश करिकुलम वो IGCSE वगैरह का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैं जो है मैं ये उर्दू की तरफ गुज़िश्ता 3-4 साल से मायल हुआ। जी जी जी। मादरी जबान या मदर टंग, मैं तो जब उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है तो मैं जाकर वहां पर जो भी कन्नड़ा हो, मराठी हो, उन लोगों को भी कहता हूँ कि आपके बच्चे चूंकि मादरी जबान आपकी मराठी है तो आप मराठी में स्कूल में पढ़ाइए। तो उसके उसके देयर इज अ रीजन एंड डेफिनेटली यू नो अब्दुल सलाम जैसे मैं जिक्र कर रहा था, नोबेल इनाम याफ्ता, उन्होंने गालिब पर जो है मज़ामीन लिखे उर्दू मीडियम के। अल्लामा इकबाल फिर से नेहरू का उर्दू मीडियम के थे। अब ये हम लोग भूल जाते हैं और ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी मीडियम हमारे असल काम करना है, हमारे पर वालिदैन पर काम करना है। बच्चों को इतनी ज़हनी हम तशद्दुद है, ज़हनी तशद्दुद है और they become you know psychological patients basically, उनमें खुदकशियां हो जाती हैं। अंग्रेजी मीडियम में डाल रहे हैं, बड़े खुश है। वो मैं अक्सर कहता रहता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, अरे ट्विंकल के माने नहीं मालूम, ना अम्मा बोली ट्विंकल ना बाबा बोला ट्विंकल। तो ये सर यहाँ जी सर यहाँ एक सामीन है, उन्होंने एक सवाल भेजा जो आप बात कर रहे हैं उसी के हवाले से है। उन्होंने भेजा कि उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चियों को साइंस कैसे बनवाया जाए, साइंस रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनवाया जाए जो बच्चों से टॉपिक कोई बुनियादी तौर पर साइंस फेयर के तरफ उनका ध्यान लिया जा सके। तो ये आप वही जो आप चाहते हैं उसी के हवाले से जो है वो सवाल कर रहे हैं, आप उनको सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जिसने भी सवाल किया है, आई रियली अप्रिशिएट। तो असल जो है ना, जो साइंस जो है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी, जी साइंस जो है जब इज बेस्ड ऑन रिसर्च, तहकीक पर मुनसर है और तहकीक ले जाती है आपको तख्लीक की तरफ। जी। अगर तख्लीक की सलाहियत आप में आना है तो आपको साइंस को तहकीक के थ्रू समझना होगा। जी। और जब तहकीक होती है तो वो हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस्ड होती है। जी, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेप सुनिए आप। जी। बच्चे साइंस की तरफ राग़िब क्यों नहीं होते? उसकी वजह ये है कि आप उनको जैसे उर्दू पढ़ा दे रहे हैं, हाँ, एक मजमून की तरह पढ़ा दे रहे हैं। किताब खोलो साइंस की और पढ़ लो। आप जो है ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि आप फर्स्ट थ्योरी समझाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल। थ्योरी पढ़ाने के बाद soon after that you are not doing practical. What they are doing, those students are doing, there may be a gap. By the time they will forget the theory because it was just a memorized concept and they forget. If you look at the forgetting curve, within 1 hour, about you will lose about 40% of what you learn. Memory, yeah. You can recollect. So I can go, that's my educational talks, you know. अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंस को आप तहकीक के जरिए समझाइए, हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस के जैसे करके सीखने की सलाह। तो जब बच्चों को समझ में आएगा और जब तक के हम खुसूसन मैं जो भी मादरी जबान के स्कूल्स हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, खुसूसन उर्दू स्कूल्स के, कि जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी जबान से जोड़ेंगे नहीं, आपकी जबान खत्म हो जाएगी। जी जी। तो खाली एक मजमून उर्दू का रखने से उर्दू बचती नहीं है। जी, आप देख ले, अरबी आज फिर भी बोली जाती है इसलिए कि अरब साइंसदानों ने उसको आगे बढ़ाया। जी जी। तो साइंस से लिंक किया और इसी को हम अडॉप्ट करना होगा। और इसके लिए रिसर्च, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च इन इंडिया दे थिंक वी आर डूइंग पीएचडी। जी जी। ये सवाल क्या क्या भैया, आप ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को आप पीएचडी कराना चाहते हैं? यानी उनको आप तरीका साइंस बताइए, बच्चे खुद आपको बताएंगे और नए नए ख्यालात के साथ आएंगे। जी जी। नई नई सोच के साथ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज। Project based learning, this is what I call project based. The same project based learning
is given importance in next generation science standard, which is the curriculum of United States. और इसको जो है इन्होंने नाम नहीं दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यानी तहकीक को, रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, बट दे आर नॉट गिविंग हाउ टू प्रमोट दैट. जी. That is what I'm trying to tell you, is that we already adapted this and we are working on this, and alhamdulillah within last, क्योंकि ये तो मैं 30 years से जानता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड, you know, when next generation, क्योंकि मेरे पास एडवांस जो भी है तहकीकी एजुकेशनल मैगजीन्स आते रहते हैं, तो मैं उससे अवेयर हूँ. तो ये हमको करना पड़ेगा. और इस पर मेरा कल एक बड़ा अच्छा वेबिनार हुआ है. अगर वो वेबिनार रिकॉर्ड हुआ है तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा जी, ग्रुप्स में मैं बांटने की कोशिश करूंगा. एक साहब ने ये सवाल किया है, हालांकि ये बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब सर आप देखें, उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाने का रुझान कम क्यों हो रहा है, डॉक्टर साहब इस बारे में रहनुमाई करें. अब आप इस बारे में क्या, फिर भी आपसे सवाल है सर. जी हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है. एसएम यहिया साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी उर्दू मीडियम के थे, और वो जो है कहाँ वो मंगलूर साइड के भटकल से ताल्लुक था उनका. भटकल जी बहुत मशहूर. हाँ, वहां पर भी काफी उर्दू स्कूल्स हैं. तो मियार तालीम जब मियार, हम क्या समझ रहे हैं, अंग्रेजी को मियार तालीम समझ रहे हैं. तो ये अब वालिदैन को समझाना होगा कि मियार तालीम तमाम सब्जेक्ट्स में होता है. जी. अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में, अगर बच्चे को कह रहे हैं डिसॉल्व सॉल्यूशन ए इनटू सॉल्यूशन बी, जी. अब वो बेचारे को डिसॉल्व के माने समझना होगा जी, सॉल्यूशन के माने में. अब आप उसको कहते हैं कि भाई ये जो महलूल है, इधर से इसमें अलिफ में से बे में डालो और जो है इसको मिला दो, उनको बात समझ में आएगी. और तो ये मसला होता है, यानी क्योंकि मैं खुद उससे गुजर चुका हूँ. जी. मैं तो बाज़ दफा ऐसा कहता हूँ कि वालिदैन को लाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना. जी. तो वहां मसला एक नहीं है. कैपिटल लेटर्स अलग, स्मॉल लेटर्स अलग. आर्टिकल्स क्यों यूज करें ए एंड डी, हमारे पास तो आर्टिकल्स है ही नहीं वैसे. हाँ, अरबी में है, अल लगा दो तो डी हो जाएगा स्पेसिफिक. तो ये जो है सिंपल जो है तरीका ये है कि उनको उनकी जबान में पढ़ाया जाए. तो जब वो जो है वहां से निकलेंगे अब्दुल सलाम, वहां से निकलेंगे इब्न सीना, वहां से निकलेंगे सर सीवी रामन. तो ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. तो और आप जिनकी उर्दू अच्छी होती है, ये याद रखिए, प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब भी यहाँ मौजूद है, मैं जिनकी उर्दू अच्छी होती है उनकी अंग्रेजी भी बेहतरीन होती है. मादरी जुबान, मतलब मादरी जुबान के लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और उनका तलफ्फुज़ भी अच्छा, क्योंकि हमारे पास अगर अरब तो तू टी को टू बोलेगा, वो हम ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डू को दू बोलेगा. पेप्सी कोला होगा उनके पास, हमारे पास पेप्सी कोला हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो है. तो ये मसाइल होते हैं. तो आप ऐसा से कमतरी में ना जाए, बल्कि अगर मैं एक मिसाली एक स्कूल कायम करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा हाँ, तो वो शाहीन एकेडमी बीदर में जो है हमारे अब्दुल खदीर साहब जो हैं, तो उनसे हमारा एक बात तय पाई है कि आइंदा रमजान की ईद से पहले वो इमारत तैयार हो जाएगी और हम वहाँ LKG और UKG से उर्दू में हम वहाँ पर ज़ेर तालीम जो है उर्दू मीडियम का स्कूल शुरू होगा और हम अंग्रेजी को भी अहमियत देंगे. और अंग्रेजी के जो है जो वॉलंटियर्स यहाँ से जाएंगे अमेरिका से, बच्चे जो BSc कर लेते हैं या BS कर लेते हैं या हाई स्कूल कर लेते हैं, तो वो इस तरह के वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं. तो हम उन बच्चों को ले जाकर वहां पर बच्चों को अंग्रेजी, ताकि उनकी ना सिर्फ अंग्रेजी अच्छी हो बल्कि उनका लहजा भी अच्छा हो अंग्रेजी का. तो आजकल की अंग्रेजी तो जी. तो सामीन में से कोई और है जिनको जो कोई सवाल करना है, क्योंकि अपने फॉर्मेट के मुताबिक हम जो है
प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ पहुंच रहे, अभी 5 मिनट वक्त है हमारे पास, तो किसी को कोई सवाल करना है तो सवाल करें। वन न्यू मैसेज क्या है? हाँ, एक साहब ने सवाल भेजा है सर। टेस्ला CEO एलॉन मस्क built a school for his kids because he felt regular schools were not doing things that should be done, named Ad Astra, meaning to the stars. The skill-based school has about 20 students, including his 5 kids in the school. All kids go to the same grade at the same time, Musk has revealed in an interview. So ये मतलब आपका सवाल मतलब क्या है? ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप या सवाल मतलब आप यू कैन आस्क, ये इंफॉर्मेशन है या सवाल है? कमेंट है। आप बताएं, आप सवाल कर सकते हैं, आपने में अनम्यूट करें और सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल वासिफ, तो मेरा ख्याल है कि जो आपने बताया कि मैं ऐसा एक इदारा काम करना चाहता हूं, तो उसी के पैरेलल उन्होंने ये एक निशानदेही बताई, एक वाकया जो है वो बताया उन्होंने। और कोई सवाल करना चाहते हैं तो anyone come forward. If you have any question you can ask freely. तो सर अब तक जो है हम आपकी वो तमाम जद्दोजहद और जिस मौजू पर आप काम कर रहे हैं उसकी सारी बातें मुकम्मल तौर पर आ गई, लेकिन सर एक बात हमारे ज़हन में है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा आप जरूर पूछें कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो सिस्टम है कि पढ़ाई का दो तरीके की पढ़ाई हो रही है, और बल्कि दूसरा जो तरीका है वो ज्यादा पॉपुलर है बनिस्बत पहले तरीका। वो तरीका क्या है? एक तो है कि बेस्ट स्टूडेंट तैयार करना, और दूसरा है बेस्ट एग्जामिनी तैयार करना। हमारे यहाँ जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके जो पढ़ाने के तरीके अगर गौर करें आप, तो आप उसको ये सिर्फ टेक्निक ही समझा रहे हैं कि कैसे इस सवाल का जवाब होगा, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। और इसको बहुत पॉपुलैरिटी है। आप कोचिंग सेंटर्स का अगर आप दौरा करें तो आपको पता चलेगा, वो सिर्फ आपको यही सिखाते हैं कि कैसे इसको क्रैक करना है। जी, फिजिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, उसको कैसे इस सवाल को हल करना है, और 50 सवाल 100 सवाल उस पर हल करके बच्चे जो है पूरी तरह इतनी कोशिश की जाती है जो पूरा याद हो जाता है। और जब वो बच्चा सवाल लिखना शुरू करता है तो उसका कलम उसके दिमाग से ज्यादा तेज चलता है कि उसने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि वो अब मुकर्ररा वक्त में सवाल कर लेता है। तो ये जो है बेस्ट स्टूडेंट, इसे बोलते हैं गुड स्टूडेंट एंड गुड एग्जामिनी। तो ये हमारे यहाँ है। ऐसे हालात में जो आपकी कोशिश है, जो आप करना चाहते हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जरा हमारे सामीन को आप बताएं। जी बिल्कुल बोलो, बहुत ही निहायत ही अहम सवाल किया आपने। So basically what we are doing in India, we are preparing kids for the examination. जी इसको यानी एग्जामिनेशन बेस्ड स्टडीज है आपके पास। जी स्टडीज भी नहीं कह सकते उसको, you are trying to memorize certain things, certain formulas, and questions भी वैसे ही आते हैं। जी हाँ, तो उसमें इससे जो है, क्योंकि जो भी चीज मेमोराइज की जाती है वो ज्यादा देर तक रहती नहीं है। जी। और उसका एप्लीकेशन जो मोड है, जब आप इल्म हासिल करते हैं, when you seek knowledge, and when you got the knowledge, and knowledge is just not to retain in your brain. Correct. It has to be applied to solve a problem, to come up with new ideas, to make a better life for mankind. So वो चीज सहूलत पैदा करना है। हमें ये एनवायरमेंटल में अब जो है जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं माहौलियात में, उसका हल कैसे दरियाफ्त करें। नुकसान तो हो रहा है, तो हल किस तरीके से दरियाफ्त करें। तो ये मैं जस्ट आई एम गिविंग सम एग्जांपल। तो
तालीम का मकसद जो है वो है, ना कि एग्जाम पास करना है। इसी वजह से जो यहाँ पर यूएसएमएलई का एग्जाम देकर आपको आना पड़ता है यहाँ पर। जी 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 जी। तो मेडिसिन में अगर आपको यहाँ पर अमेरिका आना होता है जी। रेजिडेंसी में ये होना है, तो एक बच्चा 99% लाया जी और हम उससे सवाल किए, जी। he didn't know anything about patient management. करेक्ट जी। वो डॉक्टर बनने जा रहा है और ये हमने कहा कि ये मसला है, इसको ये बीमारी है, इसको ये सिम्टम्स हैं, इसको आप किस तरीके से इसकी बीमारी की तशखीस करेंगे और इस बीमारी का इलाज करेंगे जी। इसको बोलते हैं पेशेंट मैनेजमेंट। जी। एंड ही डजंट नो एनीथिंग, क्योंकि वो बच्चा बैठ के कैपलान में हजारों के क्वेश्चन एंड आंसर क्या जी जी रिपीट करके आया है, या मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, वो एक जो भी है उसको जो याद है उसको डाल देता है, तो उससे कामयाब हो जाते हैं। तो दे आर अटर फेल्यूर व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अब देखिए इंजीनियरिंग मीन्स इन्वेंशन। जी। इंजीनियरिंग मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड का एक प्रैक्टिकल ये मैनिफेस्टेशन है जी। हाँ, नहीं, वो साइंटिफिक मेथड से ही निकला हुआ ये आपका इंजीनियरिंग मेथड है। इसमें होता ये है कि आपके पास एक प्रोटोटाइप होता है, एक ब्रिज का मॉडल होता है, उसको आप टेस्ट करते हैं उस पर, या कोई इंजन का मॉडल है उसको टेस्ट करते हैं पहले आप बनाकर, तो वो जो है प्रोटोटाइप, तो आखिर में क्या उसका नतीजा ये निकलता है कि ही कम्स अप विद इन्वेंशन लाइक अ सेल फोन। दिस इज लैपटॉप जिसमें देख रहा हूँ, या जो है आपके जो एक्सरे मशीन है, एमआरआई की मशीन है, ये सब जो है, हाउ ऑफन आवर इंजीनियर्स इन इंडिया हैव इन्वेंटेड एनी सिग्निफिकेंट इन्वेंशन? करेक्ट। How often IIT got Nobel Prize? करेक्ट। मैं आपको बोलूंगा MIT 98 Nobel Prize Nobel laureates have come from MIT, Massachusetts Institute. You are very right. तो ये कहाँ से सोचेंगे? ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो उनकी समझ से बाहर है। और एजुकेशनिस्ट का हाल ये है कि वो भी रट के उसी सिस्टम से निकले हैं, तो उनमें वो काबिलियत कहाँ से आएगी? तो हम मॉडल बनाते बनाते कहाँ तक, यानी जो भी हुआ, अच्छा हमारी जो तहरीरें हैं रिव्यू आर्टिकल्स हैं बेसिकली, और जो है किताबें लिख रहे हैं हम रिव्यू आर्टिकल्स में, तो उससे आपका इनोवेटिव जो माइंड है वो ग्रो नहीं हुआ आपका, बल्कि सप्रेस हुआ है। तो उसको मैं चाहता हूं कि जब तक के ये उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम हो या जो भी मीडियम हो, मदर टंग में जब तक नहीं आएगा तो बच्चे समझकर उसको नहीं हो सकता है। अब सिस्टम ही ऐसा बना लिया गया है कि 100% लाना है। माँ बाप जो है गुस्सा करते हैं, असातिज़ा स्कूल में जो है, तो बड़ी आप देखे होंगे कोचिंग सेंटर में क्या होता है, 6 बजे उठा देते हैं बेचारों को, रात के 11 बजे तक जो है वो रट मारते रहते हैं। What is this going on? You know, I get hurt when I see those students. I feel sorry for them. तो ये एक मेरा तो मैं ये चाहता हूं कि उसको बदले, और it is going to take time. It's going to take lot of sacrifices, and we have to, teachers have to support us. हम जब बाहर निकलते हैं तो असातिज़ा हमको मदद करना चाहिए। हम वालिदैन के पास जाकर समझाएंगे, you take me to the parents, I will do my job. तो जैसा SMEIA साहब ने कहा कि भाई ऐसे जाहिद हुसैन साहब, मुझ जैसे मॉडल्स जाकर उनके सामने पेश होना है, कि आप जैसे लोग पेश होना है उनके सामने, बताना है कि भाई ऐसे बनते हैं कुछ बनने वाले तालीम याफ्ता। एजुकेशन इज, you know, it's not a joke. Getting education is tough. और उसके लिए मेहनत करिए आप, खुद ब खुद बच्चे, आप करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में आप उनको तरीके साइंस सिखा दें, किस तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है उनको सिखा दें, वो कॉलेज में भी करेंगे, वो यूनिवर्सिटी में भी करेंगे, और दुनिया में आपके मुल्क का नाम पैदा करेंगे। सर, आपकी बातों से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर हमारे पास 2 चॉइस है कि हम बच्चे को IAS ऑफिसर बनाएं
और एक दूसरा ऑप्शन अगर साइंटिस्ट बनाने का है, तो आपके कहने के मुताबिक आप साइंटिस्ट को गालिबन चॉइस साइंटिस्ट बनाना पसंद करेंगे क्या? मैं तो पसंद करूंगा इब्ने सीना बनाऊं। उसकी वजह बोलता हूं, आई एम लुकिंग फॉर वन इब्ने सीना इन द वर्ल्ड, एंड I have not seen one Ibn Sina. The reason why, he was at a time a very good physician. He was mathematician, he was astronomer, he was a chemist, he was a physics, he was a biologist. आप सरप्राइज करेंगे, उसका जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स का, वो यहाँ के हाई स्कूल के बच्चों को एविसीना वो अलजेब्रा का इक्वेशन है, तो वो पढ़ाया जाता है। तो a person can be multi-talented. A person could have, अब जैसे कह दो उबूर, आप कई मज़ाब इन पर रख सकते हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं, आप शायरी भी करते हैं डॉक्टर साहब, आप उर्दू भी बात करते हैं, आप अरबी पर भी थोड़ा बहुत उबूर है, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं, आप जो है डॉक्टर भी हैं, आप क्या क्या हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इब्ने सीना के सामने। जी। मुझे आप एक इब्ने सीना, आप बोल रहे हैं अपने स्कूल में 1000 बच्चे हैं मेरे पास, पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल में, ये देखिए लिस्ट देखिए, ये जो रैंक लाए हैं वो है। अरे मुझे एक इब्ने सीना दीजिए, आप वो तमाम रैंक को रख लीजिए। हाँ सर, वो इब्ने सीना आपने जितने औसाफ बयान किए, मेरे ख्याल में एक औसाफ उनके अंदर नहीं था कि वो दीनी तबलीग नहीं किया करते थे। That's very important. तो Thank you for हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हाफिज, सातवीं जमात में हाफिज थे वो, 7वें साल 7 years में he became हाफिज। और फिक़ह पर जो है उन्होंने I think about 16 इस्लामी फिक़ह पर 69 वॉल्यूम्स लिखे हुए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको एक बार जो है इल्म का दरवाजा अगर खोल दिया, तो आप जिधर जाएंगे उधर ही कामयाब होंगे। इससे तो यही पता चलता है। जी, क्योंकि इल्म जो है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक फहम है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिससे वो जिस चीज को समझने की कोशिश करेगा, उसके जरिए एक एल्गोरिथम कह लीजिए, एक स्ट्रक्चर कह लीजिए, एक समझने और सीखने का एक फहम और इदराक हो जाता है, जिसके जरिए वो जिस चीज को चाहे वो आसानी से समझ पाता है। यही वजह है कि पिछले जमाने में जो लोग हैं मल्टी टैलेंटेड हुआ करते थे। लेकिन सर आज के जमाने में अगर आप सिलेबस को देखें, कुल सिर्फ मैथमेटिक्स का देखें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मोर देन 100 ब्रांचेस हैं। कोई भी आज के दौर में ये दावा नहीं कर सकता कि मैथमेटिक्स का हर इल्म उसके पास है, क्योंकि नॉलेज इतना ज्यादा ग्रो कर गया है कि वो, लेकिन वो जमाना था जबकि आप देखें ना, मैं जब पढ़ा था उस वक्त साइंस में 9th क्लास में सिर्फ साइंस था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब हुआ करता था। और आज के दौर में आप देखें, कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग का देखें तो मैकेनिकल, सिविल और ये 3-4 थे। आज तो मतलब 50 तरह की इंजीनियरिंग हो गए हैं, नॉलेज एडवांस हो रहा है। तो हर चीज में आजकल जो है अपना जो करना उतना आसान नहीं रह गया। बारकैफ ये तो जरूर है कि आदमी का एक बात कर दूंगा मैं इसमें। जी सर। But as the knowledge is growing, as you are right that I mean trigonometry has grown to an extent, calculus आ गया, बहुत सारी चीजें होगी, but again there is interaction, there is interrelation between them. Correct, और not only that, बायो इंजीनियरिंग शुरू हुई। हम समझते थे बायोलॉजी अलग ही है, हम समझते थे मेडिसिन जो है अलग है। नहीं, हमारे पास जो है हमारी जो मशीनें चलती हैं लेबोरेटरी में, मैं बताऊं, और जो रोबोटिक लेबोरेटरी है हमारे पास, आप खाली आपका सैंपल रख दें, वो जाएगा और खुद ब खुद उसमें एनालाइज करेगा। इंजीनियरिंग इज सो मच इन्वॉल्व विद दैट। अब जो है बॉटनी है, लेकिन बॉटनी में कितनी केमिस्ट्री है? जी। तो फिजिक्स है, फिजिक्स हर चीज में मौजूद है। आप कुकिंग करते हैं तो उसमें वो तो पूरा डिपार्टमेंट है कुकिंग का, तो उसमें तो बायोलॉजी है, उसमें तो केमिस्ट्री है, उसमें तो फिजिक्स है, वो थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, थर्मल। हमारे पास स्टोव जो है वो अब एक उसका है, इलेक्ट्रिक का है, तो वो हीट कैसे पैदा कर रहा है, और जो है तो उससे पकवान बन रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हमारे इसमें, उसमें इनऑर्गेनिक सोडियम क्लोराइड भी तमाशे दिखा रहा है, एसिटिक एसिड भी कुछ कर रहा है। all these things, I mean it has expanded, no doubt, but we have to teach our kids in that way so that they have
very broad type of knowledge, and they can apply one thing to the other and come up with new things. सर अब आखिरी सवाल होगा ये कि सर कोविड के बाद जो मसाइल हुए उस सबने झेला, लेकिन उससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिले। आपके बहुत सारे रिसर्च मैंने और लेक्चर्स वगैरह को उसके ऊपर देखा है। तो पहले यह हुआ करता था कि जैसे कलकत्ता में एक बहुत अच्छा प्रोफेसर है, तो मेरे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं कलकत्ते जाकर के उससे इल्म हासिल करूं, और जो है दिल्ली में कोई अच्छा प्रोफेसर है उसके अगर सोबत में बैठने का, जूते सीधे करने का मौका मिल जाए तो मैं बहुत तरक्की कर जाऊंगा। तो ये कोविड-19 ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करके और ई लर्निंग के हवाले से आज तो बड़े अमेरिका लोग जो है हमारे यहाँ कोर्स रजिस्टर करते हैं, अमेरिका में बैठ करके क्लास कर रहे होते हैं। तो आप ये इस हवाले से जो अमेरिका में जो आप देख रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, और हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी रहनुमाई करें और अपना मशवरा दें। One thing about COVID-19 कि ये जो वायरस आया था वो नोवेल वायरस था जी, या नया वायरस था जो इंसान को कभी इन्फेक्ट नहीं किया था। जी जी। तो इसकी वजह से जो है जो फैटेलिटीज इनिशियली हुए हमारे जो अमवात हुए, तो उसकी वजह ये थी कि हम में जो है कुव्वत मदाफियत नहीं थी इंसान में। जी जी जी। बीमारी से। वैसे फ्लू वगैरह, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो होता है ना, उसमें थोड़ी बहुत ये जो ये फ्लू वायरस, सर्दी जुकाम का वायरस, ये जो सर्दी जुकाम का वायरस है वो ये आपका कोविड वायरस है, उसको जो है कोरोना वायरस कहते हैं। तो वो ये जो है इसलिए जो भी इनिशियली जो अमवात हुई वो हमारे में उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी, तो जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जी जी जी। तो हम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं थी। मगर अब वैक्सीनेशन से क्या हुआ, आप में आर्टिफिशियली वो इम्यूनिटी डेवलप कर दी गई। जी जी जी। तो इससे हुआ ये कि अगर इन्फेक्ट भी हो जाए आप, तो आप उतने सीरियसली बीमार नहीं होते आप उतना। जी जी। गो के मुतादी मर्ज है, आप एक दूसरे से लगता है, लेकिन लग भी जाए तो आज हम देख रहे हैं इसका नतीजा। अमेरिका में मैं चौथा वैक्सीन ले चुका हूं, बूस्टर डोज, 4th वन। ओके, तो यहां पर जो 2 लिए हैं वो लोगों में भी वो बीमारी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत कम हो गए। हालांकि रिसेंटली अभी आज ही की न्यूज है कि ए गुड न्यूज दैट people even though are getting COVID infection, but it is not as serious as it used to be. तो सर मैं असल ये जानना चाह रहा था कि डिजिटल लर्निंग के हवाले से जो इतनी आसानियां पैदा हुई हैं जो, और जो है आजकल जो एक सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप हुए हैं कि ऑनलाइन लर्निंग भी बच्चों को उतनी ही इफेक्टिवली पढ़ाया जा सकता है। तो आप इस हवाले से आपके वहाँ जो प्रैक्टिस हो रहा है अमेरिका में, और यहाँ हमारे बच्चों के साथ दुश्वारियां हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं, जो है अच्छे उस्ताद के पास मिल नहीं सकते, लेकिन आज हर चीज आपको अवेलेबल है। इस हवाले से आप अपने तजुर्बात और शेयर करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानियां फराहम करेगा कि वो किताबें नहीं खरीद सकते, लेकिन वो यूट्यूब फ्री है, आप जब वहां जाकर के लेक्चर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर जो 10 मिनट्स का 15 मिनट्स का तो उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाया जा सकता है, सवाल तो हल नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में ये मुआविन साबित हो रहा है। आप अपनी राय इस हवाले से बताएं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, यू डोंट हैव टू हैव सोफिस्टिकेटेड गैजेट। मैं कल के वेबिनार में बता रहा था कि आज हजारों साल पहले जब एक उस्ताद होता था, वो बच्चों को सिखाता था, तो वो पत्थर पे बैठे हुए थे, तो ये बड़े पत्थर पे, बड़ा उस्ताद चूंकि बड़ा होता है तो बड़े पत्थर पे बैठ के, और उनके हाथों में जो है वो जो तख्तियां होती थी वो पत्थर की, उस पर कुछ किसी से लिख दिया जाता था, चूने के कुछ लाइमस्टोन के से लिख दिया जाता था। आज हमारा जो स्कूल है, कमरा जमात है, वो भी उससे कुछ
मुख्तलिफ नहीं है। जी जी आपने डिजिटल बोर्ड बना लिया, जी ब्लैक बोर्ड को, जी जी डिड इट चेंज एनीथिंग? नो। No. आज भी बच्चे सामने बैठे हुए हैं आपके, उस्ताद पढ़ा रहा है, आप जैसे कह रहे हैं लेक्चर, जी लेक्चर से कुछ होने वाला नहीं है। हम्म बच्चे खुद करके सीखना चाहिए। जी और आपको लेबोरेटरी, लोग जब भी साइंस की बात करते हैं तो समझते हैं कि भाई वो लेबोरेटरी होनी जरूरी है। हम्म अरे हाँ, यहाँ मिडिल स्कूल में तक लैब नहीं होती आपको। बच्चे जो है डे टू डे जो भी उनके पास चीजें होती हैं उससे सीखते हैं साइंस। जी जी आप किंडरगार्टन में इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है, हमारे पास सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। जी 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 अरे वो अरे कैसा कर सीखते? आप एक बॉल आप रोल करिए, बच्चा बॉल रोल करता है फ्लोर पर, तो आप यानी he is learning by doing something. correct What makes that ball to go in that direction? What makes that ball to become slow, and stop? तो ये तमाम चीजें जो है ये इंजीनियरिंग में आती है, लेकिन what happens, you are not able to push a block, a square block, that easily than a round ball. वो बच्चों से सीखते हैं इस तरीके से। जी जी तो हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो निसाब है, उसको हमको तब्दील करना है। खाली अंग्रेजी मीडियम में डालने से जो है बच्चे नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और वही रट्टू के टट्टू बनेंगे, वही तोतों की फौज तैयार कर रहे हैं हम सब, ये बस खत्म। तो सर आपने आखिर में मैं सामीन में से किसी एक को अगर कोई और सवाल करना है तो पूछ सकते हैं, ना कि फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क करके रिमार्क पेश करूंगा। तो किसी और को कोई सवाल करना? डॉक्टर जाहिद हुसैन सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर जाहिद हुसैन खान सर, जस्ट ए मोमेंट सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? 1 मिनट में। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है आवाज? जी 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 आवाज आ रही है है। जी जी, बस मैं बोलना ये चाहूंगा कि बहुत ही उम्दा तकरीर, और तकरीर क्या कहिए कि अपनी पूरी लाइफ का एक निचोड़ डॉक्टर साहब ने सामने पेश किया है। जी और मेरा ख्याल है जितने भी सवालात आए हैं उनका बहुत मुनासिब उन्होंने जवाब भी सबका दे दिया। जी जैसा कि उन्होंने कहा और बार-बार कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि एक इब्न सीना पैदा हो जाए, एक इब्न अल-हैसम पैदा हो जाए। मेरा ख्याल है इब्न अल-हैसम तो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि आर्किमिडीज और न्यूटन के बीच में 2000 साल का अरसा था। उस बीच में एक ही साइंटिस्ट ऐसा पैदा हुआ था जिसका नाम इब्न अल-हैसम था। जी तो बहरहाल ये डॉक्टर साहब की उम्मीदें हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पैदा हो जाए इस नाते से। और इब्न अल-हैसम के बारे में जरा सा एक चीज और मैं कहूंगा कि उनको यूरोपियंस ही ने पहली दफा कहा कि ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ी सी हिस्ट्री भी बतानी चाहिए जब भी हम क्लास लें साइंस वगैरह की। दूसरे उन्होंने ऑप्टिक्स में जो काम किया है उसकी तो कोई मिसाल नहीं होती। पहले लोग आईना देखते थे और जो थ्योरी थी उससे ये लगता था कि कोई, वो डरते थे क्योंकि वहां से पहले सोचते ये थे कि कोई पार्टिकल उनके बॉडी से निकलता है, वो टकराता है और इस तरीके से मतलब कभी ना कभी वो खत्म हो जाएंगे। पहली दफा ये थ्योरी ऑफ विजन जो है जो इब्न अल-हैसम ने दी थी, उससे मसला तय हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से होती है तो उसके बाद वो जो हमारी आंखों से टकराती है तब हम उसको देखते हैं। ये थ्योरी ऑफ विजन है। और बहुत से यूरोपियंस और अमेरिकन साइंटिस्ट ने बहुत क्लियरली ये चीज कही है कि आज जो हम जितने भी एंटरटेनमेंट के आपके ये जरिए हैं, जैसे टेलीविजन है, सिनेमा है, ये कुछ भी नहीं होता अगर इब्न अल-हैसम का थ्योरी ऑफ विजन न होता। तीसरी बात मैं इब्न अल-हैसम ही से मुताल्लिक ये कहना चाहूंगा कि पहली दफा उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि चांद निकलते वक्त, तुलू होते वक्त इतने बड़े साइज का क्यों दिखाई देता है।
और उसमें उन्होंने पहले लोग सोचते थे ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे दिमाग का खेल है। जब आंखों से वो लाइट दिमाग तक जाती है, जो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर जो है ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि वो जब हम देखते हैं तो आसपास पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए हमको साइज चांद का बड़ा दिखाई देता है उस निस्बत से, और जब वो ऊपर आसमान में होता है तो छोटा होता है, जबकि वो उसी साइज का है। तो उनको फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो मतलब 3 चीजें हैं जो, और ये डॉक्टर साहब ने बार-बार अपने उसमें तकरीर में ये सब कहा है, और हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए और इन सब चीज़ों को बताना चाहिए बच्चों को अपने कि मतलब जो हमारे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, उनका क्या रोल रहा है और क्यों ये मतलब इन्होंने, उनका नाम आजकल दुनिया में रोशन है, जैसे कि वो सब के सब पॉलीमैथ कहलाते हैं। पॉलीमैथ का मतलब यही होता है कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इब्न अल हैज़म खुद भी इंजीनियर थे और इंजीनियर थे, फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। तो अगर वो मैथमेटिशियन ना होते तो डॉक्टर रुश्दी का कहना है कि शायद वो ये थ्योरी ऑफ विजन नहीं दे पाते। करेक्ट। बिकॉज़ ऑफ मैथमेटिशियन। तो अब ये सब चीजें जो है डॉक्टर साहब, इसलिए डॉक्टर काजी साहब जो है इस पे खास तौर से इसको इसलिए वो करना चाहते हैं, लोग फेयर पे ज्यादा वो करें। मिसाल के तौर पे मैं पहले क्लास जब लेता था ऑप्टिक्स की अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं सोचता था ये हमारा ऐनक जो है, क्यों नहीं लोग इस ऐनक के बारे में कुछ वो शुरुआत करते हैं, क्यों नहीं बनाना शुरू कर देते हैं। वो इसकी फोकल लेंथ वो निकालना जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना जानते हैं, क्रोमेटिक ऑपरेशन और सब चीजें पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं मतलब वो खुद मतलब कुछ ऐसा करें कि एक ऐनक बना दे, एक क्लास वाले बैठ के बना दें, तो उनको जॉब भी मिल जाएगी, बाद में खुद अपनी कंपनी खोल लेंगे। तो बहरहाल डॉक्टर साहब की तकरीर से मैं बहुत ही मुतासिर होता रहा हूँ हमेशा, और बहुत ही मतलब वो तजर्बा, अपना उन्होंने तजर्बा बयान किया, और मेरा ख्याल है कि सबको इसके ऊपर जो है सोचना चाहिए, स्कूलों को सोचना चाहिए कि सिर्फ नहीं तकरीर सुन लिया और उसके बाद चले गए, सोचें कि हम अपने यहाँ तब्दीली क्या ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं डॉक्टर साहब ने इससे जो बातचीत में जो चीजें उभर के आई हैं उसका अहाता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं 2-3 बातें जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क में जो बिल्कुल अहम है वो पेश करने की कोशिश करूंगा, फिर डॉक्टर अपने फॉर्मेट के मुताबिक डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करके प्रोग्राम का। सबसे पहले अहम बात जो पूरे लुब-लबाब ये है कि हर चीज में साइंटिफिक विजन को इख्तियार करना जरूरी है, और साइंटिफिक विजन जो है उसके लिए एक खास क्लास से नहीं बल्कि इब्तदाई वक्त से ही साइंटिफिक अप्रोच बच्चों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये उनका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे दिया, जबकि हमारे यहाँ जो है साइंस के हवाले से जो पढ़ाई होती है ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में जाकर के होती है, लेकिन उनके हिसाब से और फिर अमेरिका में जो पढ़ाई का जो करिकुलम सिलेबस है, उनका कहना है कि बच्चे जो है वहाँ इब्तदाई दौर से ही साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सीखते हैं। तो उनका कहना है कि, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दुनिया में हर आदमी अपने बेटे के बारे में अगर उसके अच्छे चाल चलन के बारे में जो राय कायम करता है वो भी साइंटिफिक विजन के तरीके से होता है। वो पहले उसको 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, इग्नोर करता है, चौथे दिन जब देखता है तो एक राय कायम करता है। अब फिर वो इस चीज को रिपीटेशन होने लगता है तो फिर जो है एक थ्योरी डेवलप करता है और उसके बारे में एक राय कायम करता है, फिर इसको बार बार टेस्ट करके तब जाकर के, चूंकि अपनी औलाद है, उसके बारे में एक जो है डायरेक्ट अच्छा या बुरा कहने में देर लगती है। तो ये भी एक साइंटिफिक तरीका है। आप जो है दुनिया के हर शोबे में, हर जगह आप साइंटिफिक तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है अब अदालतों में जाएं, वहां भी साइंटिफिक तरीका है। हर जगह आपका उठना, आपका बैठना,
आपकी बोल चाल हर चीज में साइंटिफिक तरीका हम इख्तियार करते हैं। लेकिन हुआ ये कि इसको वो देर से समझा गया और जो हमारे करिकुलम में वही पुराना करिकुलम चल रहा है, इसकी वजह से जो है हम अपने बच्चों को साइंटिफिक विजन और मिशन जो है होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक उनकी पूरी तकरीर का सबसे अहम मौजू है। उसके बाद दूसरा जो अहम मौजू उन्होंने जो चुना और जिस पर उन्होंने एम्फेसिस किया, और वो अभी भी वो चाहते हैं कि तरीका तालीम जो बच्चों को उनकी मादरी जुबान में दी जानी चाहिए। अब जो है जिन उनको इस बात का पूरा यकीन है और उनको भरोसा है कि जो है, और उन्होंने तजुर्बा करके भी देखा है, और एक बहुत बड़ा वो एक ऑब्जर्वेटरी जो है के तौर पर एक स्कूल कायम करना चाहते हैं, जिसमें वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि मादरी जुबान के जरिया जो है हम बच्चों को कोई भी चीज अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, और साइंटिस्ट पैदा करने के लिए जो है हमें ये तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा कि जो है हम, जैसा कि उनकी अपनी जिंदगी में अंग्रेजी बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया, तो वो भी ये भी चाहते हैं कि बच्चे अपनी जुबान पढ़ें लेकिन अंग्रेजी को भी ना भूलें, क्योंकि अंग्रेजी जैसा कि मैंने कल ही के प्रोग्राम में एक टर्मिनोलॉजी कॉइन किया था, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जो है उर्दू हमारी मादरी जुबान है या मादरी जुबान है, वो माँ की मोहब्बत है, लेकिन माँ भी चाहती है कि वो अपनी मोहब्बत उसके जिंदगी भर ना रहे, वो उसको अपनी मोहब्बत को शेयर करती है, उसकी शादी करवाती है। अब वो शादी उसके उस वक्त की जरूरत होती है, और वो फिर वो अपनी मोहब्बत जो है अपनी बीवी को देती है, जो उससे अलग होता है। वो अपनी माँ की मोहब्बत को खत्म नहीं करता, अपनी बीवी से जो दूसरे जरूरत के हिसाब से मोहब्बत करता है। तो यही हाल जो है उर्दू जुबान और जो है अंग्रेजी जुबान की होनी चाहिए, और अंग्रेजी जुबान हमारी जरूरत बन के अगर शामिल है तो हम उसको देंगे, और माँ की मोहब्बत हमको कभी नहीं भूलेंगे। मादरी जुबान को भूलना आसान नहीं है, बल्कि आप कितनी एक्टिंग करें, आप जो है अगर 2 थप्पड़ कोई मारेगा तो आपके मुंह से जो है पहला वर्ड निकलेगा वो मादरी जुबान में ही निकलेगा। तो आप सर का ये कहना है कि मादरी जुबान पर भी मेहनत हो, उसके साथ साथ जो है अंग्रेजी में भी बच्चों को महारत हासिल करनी चाहिए। उसके बाद सर ने ये भी कहा कि गुड टीचर्स ये तालीम को जो भी तरीका तालीम आप इख्तियार करें, उसके लिए अवेलेबल गुड टीचर्स की जरूरत है। जैसा कि आपने सर ने बताया कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन जो पॉलिसी बनी है उसमें इस बात को तो महसूस किया गया है कि साइंटिफिक वे ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स के जरिए पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये बात जो है इस तरह की परेशानी जो है दूसरे ममालिक में भी है, क्योंकि जो नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई होगी उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है। सर ने एक लेक्चर दिया है स्टीम और स्ट्रीम के बारे में। वहाँ जो मसाइल पेश आ रहे हैं कि ऐसे फैकल्टी नहीं है जो उस तरीका तालीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। शायद जो है गवर्नमेंट के जहन में यही बात है कि जब तक कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता तो वो तरीका जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम ये एहसास तो है कि जो साइंस के जरिए ही, साइंटिफिक अप्रोच के जरिए ही तरक्की मुल्क कौम और सबकी तरक्की हो सकती है। ये 3 अहम बातें जो मैंने कंक्लूड की, जो है पूरी बातों का अहाता करना बहुत मुश्किल है। हम सर आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारी आपसे बहुत पुरानी मुलाकात तो नहीं है, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की देन है, क्योंकि मैं आपसे अप्रोच किया आपसे ईमेल के जरिए, आप फौरन राजी हो गए। हमारा राब्ता अंजुमन साइंस ग्रुप से था लेकिन बराह रास्त नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको हमसे मिला दिया, तो ये भी एक एडवांटेज है जो हुआ। अल्लाह आपको आपके मिशन में कामयाब करे और सेहत के साथ रखे, और हमारे लिए भी दुआएं करें कि जो भी लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं अपने कौम, मिल्लत और मुल्क के बारे में, तो अल्लाह ताला उनको अंदर इस्तकामत दे, उनके लोग आगे बढ़कर उनकी मदद और ताउन करें ताकि उनको उनकी हिम्मत अफजाई हो। हम तो सर इस बात को मानते हैं कि जो जहां पर कुछ भी कर रहा है अपना छोड़ करके कौम के हवाले से उसकी सराहना होनी चाहिए। वो अपना नहीं कर रहा है, अगर कौम की खिदमत कुछ भी तरीके से कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। हम यहाँ पर सर एक छोटा सा जोक देंगे, लेकिन ये बहुत ही अहम है।
वो जोक है कि एक साहब के बच्चा जो है पढ़ने गया शहर, और जब वो शहर से जब उसका बच्चा घर वापस आया तो उसने पूरे पूरे मुआशरे को ऐलान किया कि भाई मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप लोग मेरे पास दावत में आए। लेकिन उस वक्त तक जो है ना आए और फिर मेरी बेटी से आप सवाल करें कि मेरी बेटी पढ़ के आई है तो क्या पढ़ के आई है। तो भाई जब खाने पर लोग मौजूद हुए और जो है बोले भाई बुलाओ अपनी बेटी को, तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। तो एक साहब ने ज़ईफुल उम्र थे, उन्हें पूछा भाई कि इंदिरा गांधी के वालिद का क्या नाम था? तो बोलते हैं महात्मा गांधी। लड़की बोलती है। तो अब वो बोलते देखो ये यही पढ़ के आई है। तो अब आखिरी जो जुमला वो ये है कि उसका बाप बोलता है अरे भाई कुछ तो कहा उसने ना। मतलब यानी इसका मतलब है कि वहां लोग उतना भी नहीं जानते थे। तो मेरा कहने का मकसद है कि कुछ भी कोई अगर कर रहा हो तो उसकी सराहना होनी चाहिए, लोगों को आगे बढ़ करके मदद कीजिए। खिदमत जो है बेलौस अगर कोई कर रहा हो तो इसकी इजाफत होनी चाहिए। मेरी तरफ से और मेरे पूरे तमाम सामीन के तरफ से आपको दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे और आपके मिशन में कामयाब करे। और मैं अपने तमाम सामीन को इस बात के लिए शुक्रगुजार रहूंगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम में आए और जो है अपना कीमती वक्त लगाया। और जो कुछ भी आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, मेरी दरखास्त होगी कि आप ये जो दूसरों तक पहुंचाएं। मेरा ये प्रोग्राम हर सैटरडे को हुआ करता है। अगला सैटरडे जो है 9 तारीख हो रहा है कि बकरीद का मौका है, तो मैं ये ऑफ रहेगा। लेकिन फिर 16 तारीख कोई प्रोग्राम है जिसमें मैथमेटिक्स के हवाले से एक प्रोग्राम होगा। डॉक्टर जफर एहसन की चेयरमैनशिप में एक ग्रुप डिस्कशन है मैथ के टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद जो है 23 तारीख को एक और एजुकेशनिस्ट को मैं बुला रहा हूँ, वो भी अपने हिंदुस्तान के पैमाने पर बहुत मशहूर है, मुबारक कापड़ी साहब। और डॉक्टर जाहिद हसन साहब तो तैयार है। उसके बाद जो है सर का नंबर लगा हुआ है। 9 तारीख को मैंने गलती से उनको टाइमिंग दी थी, लेकिन 9 तारीख को ये सही नहीं हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर जाहिद है, फिर उसके बाद और मैं आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को लाता रहूंगा। आप इस बात को जो है लोगों तक फैलाएं और मेरे लिए भी दुआएं करें और पूरी कौम के लिए दुआएं करें, ताकि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हम खुद भी है आने वाली नस्ल को कुछ छोड़ के जाएं। हमारी जो परेशानियां हैं इसलिए है कि हमारी पिछली नस्ल ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद जो ये ना कहे, तो मुझे कुछ ना कुछ छोड़ करके विरासत में जानी चाहिए। विरासत सिर्फ जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देना जिसमें हमारी औलाद जो है खुशहाल रह सके और अच्छे से जी सके। ये भी हमारा फरीजा, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये कह करके मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज के प्रोग्राम का अख्ताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको खुसूसी शुक्रिया। हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे और आप जो है हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप तो कोई भी और खुशी तौर पर हमसे बात करना चाहते हैं वो रुक जाएं, बकिया आप लोग मैं अमूमी तौर पर जो है रिकॉर्डिंग में बंद करता हूं और वो लाइव स्ट्रीम में मैं खत्म करता हूं। ठीक है सर जी। इज्जत अफजाई का आपका शुक्रिया, जरा नवाजी है। बस मुझे भी अब जाना है। मैं